नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो लेसन है क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 भारत की भौगोलिक विविधता वो चल रहा था। इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें जो पहला स्टार्ट करते हैं वो है भारत में जो है मरुस्थल है। ऐसे आप मरुस्थल के बारे में सोचते हो कि मरुस्थल तो आपके मन में रहता है कि कोई गर्म क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, जहाँ पर बालू ही बाली हो, मिट्टी मिट्टी हो, वो क्षेत्र आपको कहीं ना कहीं दिमाग में मरुस्थल के रूप में रहता है। पर जरूरी नहीं है कि वो क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल आपको गर्मी पड़े, खूब बालू ही बालू हो, वही मरुस्थल हो। मरुस्थल मुख्यतः हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। मरुस्थलों को सामान्यतः हम दो श्रेणी में बांटते हैं। एक मरुस्थल होता है आपका उष्ण मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल, ठीक है ना। तो ये दो कैटेगरी होते हैं। इन दो कैटेगरी में हम बेसिकली मरुस्थल को जानते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा रहता है। तो मरुस्थल सब सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, कोई ऐसा उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश की छवि आती है। पर ध्यान रखिए, मरुस्थल उष्ण भी होते हैं और शीत भी होते हैं। ऐसे देखें यदि भारत के अंदर हम यदि शीत मरुस्थल की बात करें, तो शीत मरुस्थल के संदर्भ में देखें तो यदि आप जम्मू कश्मीर से और भारत की लद्दाख के क्षेत्र में देखेंगे, तो वहाँ आपको जो है लद्दाख का शीत मरुस्थल देखने को मिलेगा। कहाँ पर? लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है, ये भारत का एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि जो तापमान है, सर्दी के समय तापमान -30 तक चला जाता है, -30 तक चला जाता है। तो बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। और यहाँ की जलवायु जो है बिल्कुल शुष्क है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र है और वर्षा विहीन क्षेत्र है, वर्षा विहीन क्षेत्र है। ये विशेषता आपको मरुस्थल की मिलती है, पर इस क्षेत्र के अंदर भी आपको देखोगे कोई बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर जो क्षेत्र देखोगे आप, तो कि यहाँ का जो भूभाग है ये ऊबड़ खाबड़ है। जैसे आप मरुस्थल में देखते हो, मरुस्थल में तो बालू होती है। जो आपका उष्ण मरुस्थल में आपको बालू देखने को मिलती है। पर जो यहाँ का जो मरुस्थल है आपका, लद्दाख साइड का मरुस्थल है, जो शीत मरुस्थल है, यहाँ पर जो आपको जो भूभाग है वो ऊबड़ खाबड़ मिलेगा। भू आकृति कैसी होगी? भू आकृति यहाँ की आपको ऊबड़ खाबड़ होगी, ऊबड़ खाबड़ टाइप की भू आकृति होगी। एक आपको ध्यान रखना है, यदि आप इस साइड में जाओ कभी, तो वहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी। ये फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछते जाते हैं। ये आपको दे रखा है, देखो ये मैंने आपको एक इमेज भी दे रखी साथ में। तो यहाँ पर एक है जो है लद्दाख के अंदर पेंगोंग पेंगोंग लेक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैं थोड़ा जूम के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेंगोंग लेक है जो आपकी लद्दाख में स्थित है। तो आप थोड़ा इसको जूम कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये लेक जो है। और यह जो इसमें जो जल है, इसके खारेपन के कारण यहाँ पे जो है क्योंकि जो लेक है ये खारे पानी की झील है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो चट्टाने से घुलकर जो पानी आता है, इसके कारण कहीं ना कहीं ये लेक खारी है। तो आपको इसका बेसिकली नाम ध्यान रखना है, पेंगोंग लेक है। पेंगोंग लेक है जो कहाँ पर है? आपके लद्दाख में। और खारे पानी का झील है। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील। इस पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है कि लद्दाख में जो झील है वो किस प्रकार की झील है। तो खारे पानी की झील है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मैंने इसके आपके लिए इस बार थोड़ा इसमें डायग्राम भी लाने का प्रयास किया था कि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर अच्छे से समझ में आए। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि लद्दाख के अंदर जो लेक है वो किस प्रकार की लेक है, खारे पानी की लेक है या मीठे पानी की। तो जो पेंगोंग लेक है वो खारे पानी की लेक है, ठीक है ना। इसमें साथ में एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के अंदर एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ जो भूमि है उसको हम चंद्र भूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ की भूमि को हम चंद्र भूमि के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमको ऐसी दिखती है जैसे चंद्रमा पे जो भूमि होती है ना, चंद्रमा का जो सतह होता है उस टाइप की सतह हमको यहाँ की भूमि दिखाई देती है, उस टाइप की सतह हमको दिखाई देती है। तो इसको कहीं ना कहीं हम चंद्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। एक तो ये अवस्थिति कैसे है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब क्या होगा? जहाँ बारिश नहीं होती है। और तापमान कैसा है? तापमान यहाँ सर्दियों में भी -30 रहता है। और विशेषता देखिए, विशेषता में क्या हो रहा है? चंद्र भूमि, यहाँ की भू आकृतियाँ चंद्रमा की सतह जैसे दिखाई देती है, इस कारण इसको कहीं ना कहीं चंद्र भूमि के नाम से हम इसको जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि चंद्र भूमि क्यों कहते हैं। तो यहाँ की जो आकृतियाँ हैं
जो वो है चंद्रमा की सतह दिखाई, जैसे चंद्रमा की सतह पर दिखाई देती है उस प्रकार से आपको यहाँ की जो है आकृति दिखाई देगी, इसलिए इसको हम चंद्रभूमि कहते हैं। ये देखिए आपको मैंने इसकी इमेज भी दे रखी है, चित्र दे रखा है हाथ में, इस साइड देखिए यहाँ पर इस टाइप की आपको यहाँ पर आकृति देखने को मिलेगी लद्दाख के अंदर। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और हमने अब पढ़ा था कि यहाँ पर जो बेसिकली जब ये हिमालय बना था, तो हिमालय बना था तो उस समय क्या हुआ था, दो प्लेटों का टकराव हुआ था। एक तो यूरेशियन प्लेट थी आपकी, ठीक है, और इसके बीच में क्या था, तैतीस सागर था, इसके बीच में तैतीस सागर था। और दक्षिण में कौन सी थी, ये इंडियन प्लेट कह सकते हैं या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो इन दोनों में टकराव हुआ था, इसके कारण कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत की या इस क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये इस टाइप की जो ये वलन है, चट्टानें जो मिल रही है आपको, इस टाइप की चट्टानें मिल रही है, मोर टाइप की मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसी का जो प्रमाण है, ठीक है ना। ये आपको तो ध्यान रखना है कि जब भारतीय भूभाग यूरेशियन भाग से टकराया था तो यहाँ पर मुड़ गया और पहाड़ बन गया। और कभी कभी देखते हैं जब इस क्षेत्र के अंदर जो महासागर का जो हिस्सा था, कौन सा, तैतीस सागर का जो हिस्सा था, वहां पर भी इस टाइप की जो है, क्योंकि आप महासागर में या तैतीस सागर में इस टाइप का इस प्रकार की आपको जो स्थलाकृति देखने को मिल रही है, ये प्लेटों में टकराव के कारण बनी थी। जब दो प्लेटें टकराती है उसके कारण इस टाइप की जो है स्थलाकृति या टोपोग्राफी बनती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं दो प्लेटों में टकराव हुआ था, तभी जाके कहीं ना कहीं ये जो आपके पर्वत है और इस टाइप की यहाँ पे स्थलाकृतियां बनी थी। अब देखते हैं आगे इसके साथ में ही कि यहाँ की जो स्थिति है बड़ी कठिन स्थिति है, पर कठिन स्थिति होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जो वन्य जीव मिलेंगे। यहाँ के वन्य जीव में बेसिकली हिम तेंदुआ, याक, आइबेक्स और तिब्बती मृग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से जो है जानवर मिलते हैं, वन्य जीव मिलते हैं। तो हिम तेंदुआ हो गया, याक हो गया, आइबेक्स, ये थोड़ा आप स्पेशल नाम लेना, आइबेक्स, तिब्बती मृग। ये देखिए मैंने आपको इसमें और लिखा है, पॉइंट बना के लिख रखा है, पेंगोंग लेक के बारे में लिखा है। पेंगोंग लेक जो है खारे पानी की झील है और ये ऊंचाई पे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछता है कि पेंगोंग लेक है कहाँ पर। मैच द फॉलोइंग में आएगा ना कि पेंगोंग लेक कहाँ पर है, तो पेंगोंग लेक कहाँ पर है आपका, लद्दाख के अंदर है, खारे पानी की झील है। इस पर विशेष रूप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमने इसके बारे में देखा। और यहाँ पर देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से भी ये जो क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है, ये काफी उत्कृष्ट है। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों के नाम क्या क्या है। तो यहाँ बेसिक एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये बौद्धिस्ट क्षेत्र है, यहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत मठ खूब मिलेंगे। और यहाँ पर लोसर और हेमिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसर व हेमिस जो त्योहार है, ये जो है आपके लद्दाख में मनाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना है। लोसर और हेमिस जो त्यौहार है कहाँ मनाए जाते हैं, लद्दाख में मनाया जाता है। ये एग्जाम में कुछ पूछता है, खूब बार पूछता है। तो अभी हमने जो पढ़ा है इसके अंदर से 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लेक के बारे में पढ़ा है, एक त्योहार के बारे में पढ़ा है, और एक इस क्षेत्र में जो आपकी झील है वो किस प्रकार की झील है उसके बारे में पढ़ा है। ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज देख लिया। अब हम देखते हैं आगे का जो पार्ट है हमारा, इसमें देखते हैं हमारा जो उत्तर का मैदानी भाग है। भारत के उत्तर के मैदानी भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग के अंदर बेसिकली, क्योंकि आज देखते हो भारत की अधिकांश जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या रहती है, मैदानों में निवास करती है। तो इस क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि क्योंकि मैदानी क्षेत्र के अंदर मुख्यतः नदियों का प्रवाह है, जैसे आपकी सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, और उनकी सहायक नदियां हैं, ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है और अपने साथ में खनिजों को भी लेके आती है, उपजाऊ तत्व लेके आती है, जिससे क्या होती है, यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ हो जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्षेत्र आपका जो है एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये आपका उत्तर का मैदान, द नदर्न प्लेन, हिमालय के दक्षिण में स्थित सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बना हुआ है। मतलब ये जो नदियां प्रवाहित होती है तो अपने साथ में क्या लेके आती है, कंकड़ पत्थर लेके आती है, और उनका जब वो जमाव कर देती है तो उससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में इनके जमाव से जो है जलोढ़ अवसादों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो लाए गए चीज है उनको कहीं ना कहीं जलोढ़ अवसाद
जो कहते हैं, या इस क्षेत्र में इनके द्वारा यहाँ जलोढ़ अवसाद जो है बिछाई गई हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं उपजाऊ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है गंगा का, ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब इसकी कुछ विशेषता देखते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं कि इस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं भारत के उत्तरी मैदान में, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, क्यों अधिक निवास करती है। तो सबसे पहले बात है, पहली विशेषता है यह अधिक उपजाऊ मृदा है। यहाँ पर क्या है, नदियाँ प्रवाहित होती है, अपने साथ हर साल जो है मृदा लेके आती है। तो इसके कारण क्या है, यह भारत के लिए सर्वाधिक जो है कृषि का क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक जो कृषि होती है, कृषि के लिए सर्वोत्तम है। इस कारण कहीं ना कहीं इसको हम भारत का अन्न का कटोरा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछेगा कि भारत के अन्न के कटोरे के रूप में कौन से भूभाग को जानते हैं हम, तो भारत के अन्न के कटोरे के रूप में हम कहीं ना कहीं उत्तर के जो गंगा के मैदान है उसको हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती है। नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, उपजाऊ तत्व लेके आती है, और इसके कारण कहीं ना कहीं ये क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। और इस कारण यहाँ पर क्या होती है, कृषि भी अधिक होती है, जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। तो सेकंड फैक्ट देखते हैं, सघन जनसंख्या। समतल भूमि और जल की उपलब्धता के कारण सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र है। भारत में ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र और सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला क्षेत्र के रूप में ये क्षेत्र है। साथ में देखोगे जहाँ पर प्लेन एरिया होता है तो वहाँ पर क्या होता है, परिवहन के साधन, आवागमन के लिए साधन जो होते हैं वह अच्छे से वहाँ पर विकसित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको परिवहन तंत्र जो है, एक सुव्यवस्थित परिवहन तंत्र मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पर लोगों में जो आवागमन है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से होता है। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो है एक जो है इसकी विशेषता एक है। तो इसमें देखते हैं परिवहन, सड़क और रेलवे का सघन जाल। क्योंकि जिस किसी भी क्षेत्र के अंदर आप कोई भी परिवहन तंत्र बनाते हैं तो वहाँ पर प्लेन क्षेत्र के अंदर, समतल क्षेत्र के अंदर इनकी व्यवस्था करना, सड़कों की, रेलवे की व्यवस्था करना थोड़ा ईजी होता है। तो इसके कारण ये है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें देखा है कि इस क्षेत्र के अंदर हमने पहले देख लिया कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती है। तो इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है एक टर्म आती है खादर, एक आती है खादर और आती है बांगर। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। खादर क्या होती है, बांगर क्या होती है, ये हजारों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। खादर की परिभाषा यूपीएससी तक में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। खादर और बांगर के बारे में बताइए, कुछ 2 शब्दों में या 10 शब्दों में इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो मतलब नदियाँ हमेशा अपने साथ क्या लेके आती है, जो उपजाऊ मृदा लेके आती है। तो जो नई उपजाऊ मृदा होती है उसको कहीं ना कहीं जलोढ़ कहते हैं, जिसको खादर कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि खादर क्या है, तो जो नई जलोढ़ मृदा है, जो हर साल नदियाँ अपने साथ में पानी के साथ में जो मिट्टियाँ लेके आती है उनका जमाव करती है, उनको खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उनको हम कहीं ना कहीं बांगर के रूप में जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, नदियाँ अपने साथ खनिज लाती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यह क्षेत्र खादर, नई जलोढ़, बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा में विभाजित है। तो इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। वही मैंने आपको चर्चा की है कि यहाँ पर जो है अधिकांश क्षेत्र है जो परिवहन की दृष्टि से सही है। यहाँ पर परिवहन में कोई व्यवस्था बाधा नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है व्यापार के दृष्टि से भी ये और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये क्षेत्र जो है अधिक है। अब इसमें देखिए कुछ आपको हमने फैक्ट दे रखे हैं साइड में। एक देखिए, ये देखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। और ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, इस बाघ परियोजना के तहत यहाँ पर इसको विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ कहाँ पे है, देखिए बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर। और किसके लिए है, ये टाइगर के लिए है, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए या टाइगर के लिए विशेष रूप से ये जो आपका नेशनल पार्क है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नाम क्या है, बांधवगढ़। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए, आपने यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ एक बहुत ही एक एरोप्लेन से कोई फोटो लिया गया है, और यहाँ पर जो है दिल्ली का फोटो लिया गया है। और साथ में यहाँ पर देखिए मैदानों में जो है कृषि की आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि समतल स्थान होगा वहाँ पर आप किसी भी परिवहन तंत्र का और किसी भी तकनीक का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो खेती में देखिए यहाँ के किसान क्या है, आधुनिक तकनीक का उपयोग करके खेती कर रहे हैं। ये देखिए
उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ में बहुफसली मतलब एक साथ में कई फसलों का खेती की जा रही है। तो ये देखिए आपके, क्योंकि ये जो क्या है, मैदान उपजाऊ है। इसके साथ में आप देखोगे पश्चिम बंगाल में भी धान की खेती की जा रही है, जिसका भी आपको उदाहरण दिया गया है। तो ये समझाने का तात्पर्य आपको ये है कि ये जो क्षेत्र पूरा आपका हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और यूपी हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके नदियों के तट पर नदियों के वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर ये उपजाऊ है। इस कारण यहाँ पर इस टाइप की जो आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको उत्तर के गंगा के मैदान है उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अन्न का कटोरा कहते हैं इसको। यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो है मैदान जो है समतल है और यहाँ पर जो है जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो अपने साथ में क्या लेके आती है, जलोढ़ मृदा लेके आती है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको तो कहते हैं बांगर, नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। इस क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए, बाघ के लिए। उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर जो है परिवहन का तंत्र भी सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवहन में, उद्योग में, सभी चीजों में ये क्षेत्र कहीं ना कहीं उत्कृष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं हमने उत्तरी मैदान के बारे में चर्चा की है। अगला जो टॉपिक है वो देख रहे हैं हम आपका भारत का महान मरुस्थल, जिसको कहीं ना कहीं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से उसको जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था, आप देखेंगे कि उत्तरी मैदान से पहले पढ़ा था हमने आपका लद्दाख का शीत मरुस्थल पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। क्योंकि हमारे मन में तो बस यदि मरुस्थल का नाम आता है तो भारत में सिर्फ थार के मरुस्थल के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं भारतीय महान मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दैट्स इज थार। इसका नाम क्या है, थार है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेगा थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपको मुख्यतः जो अधिकांश जो स्थान घेरता है थार का मरुस्थल का, वो मुख्यतः जो है राजस्थान के अंदर, फिर बाकी कुछ भाग जो गुजरात के अंदर भी है, राजस्थान पंजाब के अंदर भी है, हरियाणा में भी है। तो आपको ध्यान रखना है मुख्यतः कहाँ है, राजस्थान। फिर कुछ एरिया में पंजाब में भी है, फिर हरियाणा में भी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कुल मिला के पंजाब, गुजरात, हरियाणा, 4 राज्यों में आपको मुख्यतः इसका जो क्षेत्र है देखने को मिलता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। कभी आप राजस्थान साइड में जब भी घूमने जाए तो ये आप राजस्थान के बेसिकली पश्चिमी क्षेत्र में है। पूरे राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल का विस्तार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान का यदि मैप देखें हम, तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। जैसे इस रूप से इसमें कौन कौन जिले हो जाएंगे आपके, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू, ये जो क्षेत्र है, ये जो जिले हैं, इस जिलों में आपको कहीं ना कहीं इस जो मरुस्थल है इसका विस्तार देखने को मिलेगा। सॉरी। अब देखते हैं थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं इसके ऊपर, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक तो आपको इसका विस्तार ध्यान रखना है, और भारत के संदर्भ में पूछ लें तो भारत के संदर्भ में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में है। क्योंकि भारत के मैप में यदि राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। तो इसका विस्तार यदि पूछ लिया जाए कि भारत के में थार का मरुस्थल का विस्तार कौन क्षेत्र में है, तो उत्तर पश्चिम में। भारत के किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है ना। ये भारत का मैप देखेंगे, जैसे मान के चलिए ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो ये नॉर्मल सी कंडीशन हो गई। तो ये कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको। यदि इस प्रकार दिशा के संदर्भ में पूछ लेना कि 3-4 दिशा दे दे और उससे पूछ ले कि भारत का मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत के किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब थोड़ा आगे चर्चा और करते हैं। भौगोलिक सीमा, थार के मरुस्थल की यदि सीमा का निर्धारण करें तो कहीं ना कहीं इस मरुस्थल के पूर्व में अरावली श्रृंखला का विस्तार है। जैसे ये आपका ये थार का मरुस्थल है, तो इसके यहाँ पर अरावली श्रृंखला का विस्तार है। ये अरावली श्रृंखला जो कहीं नहीं कह सकते हैं थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। कौन सी सीमा निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा निर्धारित करती है अरावली किसकी,
थार के मरुस्थल की। तो ये आपको विशेष रूप से चीज को ध्यान देना है, जो मरुस्थल के आगे बढ़ने से रोकने की प्राकृतिक प्राचीर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि राजस्थान के अंदर यदि अरावली पर्वत श्रृंखला न होती तो कहीं ना कहीं थार का मरुस्थल और आगे बढ़ते हुए आपका यूपी, दिल्ली यहाँ तक फैल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दीवार की भांति काम करती है। तो इसका भौगोलिक महत्व बहुत अधिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि थार की जो अरावली है उसमें अरावली का थार के मरुस्थल में क्या महत्व है। तो अरावली का थार के मरुस्थल के संदर्भ में देखें तो अरावली जो है कहीं ना कहीं थार के विस्तार को रोकती है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। और यहाँ पे देखते हैं अत्यधिक गर्मी के दिन में अधिक गर्म होती है, ठंडी जाते हैं सर्दी में अधिक ठंडी पड़ती है, और वर्षा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ये आपके इस क्षेत्र में ये विशेषताएं हैं। ये आप देखिए, मैंने आपको डायग्राम दे रखा है राइट साइड में, ये थार के मरुस्थल का डायग्राम है, दिख रहा है आपको, ये थार के मरुस्थल का डायग्राम है। यहाँ पर इस टाइप के बालू पाई जाती है, इस टाइप के टीले पाए जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा है गोल्डन टाइप का, तो ये है। तो इसला करती यहाँ बालू के टीपे मिलते हैं, जो हवा द्वारा रेत के स्थानांतरण से इनका निर्माण होता है। हवा चलती है और हवा के कारण ये बालू उड़ती रहती है, और इस टाइप्स के जो टीले हैं इनका निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हवाओं के द्वारा बालू को उड़ा के किसी स्थान पर जमा कर दिया जाता है, उसके कारण कहीं ना कहीं इन टीलों का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं हवा के द्वारा इनका निर्माण होता है। और इसमें देखिए नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक फोटो दे रखा है, स्वर्ण नगरी। आपको कमेंट करना है स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं। तो चलो मैं बता ही देता हूँ, इसमें मैंने आपको डायग्राम में दिखाई रखा है। स्वर्ण नगरी जो है जैसलमेर को कहते हैं। ये यहाँ पर जो है थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है ये। और इस जो यहाँ का जो किला है जो थार मरुस्थल में जैसलमेर स्थित है, और इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं जैसलमेर को? स्वर्ण नगरी कहते हैं। और यहाँ पर जो किला है, इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के कौन कौन से किले हैं जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। तो जो है आपका स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण नगरी, जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है उसके अंदर आपका जो किला है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हुआ है। इसके साथ में एक और फैक्ट दे रखा है आपको, देखिए एक पुष्कर, आपने सुना होगा पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी का मेला है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर एक मेला बढ़ता है जो पुष्कर का मेला बढ़ता है। और विशेष रूप से ये ऊंट के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। तो आपको भी राजस्थान आए तो पुष्कर के मेले में अवश्य आए। ये लमसम आपके नवंबर के लमसम कार्तिक महीने में बढ़ता है। कौन से महीने में बढ़ता है? कार्तिक मास में बढ़ता है, कार्तिक मास में बढ़ता है ये। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये विशेष रूप से इसमें ऊंट का जो व्यापार है वो किया जाता है। ऊंट के जो ऊंट के द्वारा कलाकृतियां भी दिखाई जाती है, बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं ऊंट के द्वारा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है थार के मरुस्थल के बारे में। फिर इससे आगे देखते हैं हम, आगे जो चीजें हैं यहाँ पे जल संरक्षण, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है यहाँ पे जल की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। जल की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पर यहाँ के लोग किस प्रकार से जल को संरक्षित करके किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, और बारिश कम होने के साथ साथ में यहाँ पर क्या है, कोई इतनी नदियाँ प्रवाहित नहीं होती है, नदियों का भी जल इतना यहाँ पे नहीं है। तो किस प्रकार से वहाँ के लोग जो है अपने जीवन यापन को करने के लिए किस प्रकार से जो पानी का संरक्षण करते हैं और किस प्रकार से चलाते हैं। देखिए आपको एक फोटो दे रखा है मैंने राइट साइड में, देखिए ये इसको हम टाका कहते हैं राजस्थान के अंदर। क्या कहते हैं? टाका कहते हैं। देखिए टाका या कुंड वर्षा जल संचय की पारंपरिक विधि है। आपसे एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकता है कि पारंपरिक विधियां कौन कौन सी है जिसके द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें आप थोड़ा और इसको जूम करके आपको इसके बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, घर से दूर जल स्रोतों से लाती हुई महिलाएं क्या लेकर आ रही? पानी लेकर आ रही है। क्या बोला है? मरुस्थल में जल का अभाव होता है, महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाता है जब तक कि वे साफ न हो जाए। सोचिए वहां पर राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो इतना पानी की किल्लत है कि वहां बर्तन धोने के स्थान पर बर्तनों को मिट्टी से साफ किया जाता है।
धोने के लिए जो जल थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है और उसी जल को कहीं ना कहीं वो पौधों में वापस उपयोग लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगली बार आप अब आपको बता रहे हैं कि यदि आप भी यदि पानी का वेस्टेज करते हैं तो सोचिए, पश्चिमी राजस्थान के बारे में सोचिए। जब आप कभी भी पानी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उस घटना के बारे में सोचिए कि वहाँ के लोग किन परिस्थितियों में पानी का संचय करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पानी का संचय करके लेके आते हैं। एक बड़ी कठिन परिस्थिति है जहाँ पर इस टाइप का पानी की समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं ये मेन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है मुख्यतः टाँका या कुंड के द्वारा पानी में का वर्षा का पानी का संचय किया जाता है और ये पारंपरिक विधि है कौन सी, जल संरक्षण की, ठीक है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम भी ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है। तो उस नदी का नाम क्या है आपका, लूनी नदी है। ये लूनी नदी एकमात्र नदी है, इसका उद्गम आपका अजमेर के पास से होता है और ये प्रवाहित होती हुई जाके आपकी अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है, लूनी नदी है, जो कि आपके थार के मरुस्थल में प्रवाहित होती है। तो ये दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक अगला जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं अरावली के बारे में। अरावली पर्वतमाला है जो है राजस्थान में स्थित है, मैंने बताया आपको, और जो थार का मरुस्थल है उसकी पूरी सीमा निर्धारित करती है। तो ये जो पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, एक ध्यान रखिए ये कैसी है, प्राचीन भी है और फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, ध्यान रखिएगा। फोल्डेड माउंटेन मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप के वलन पड़े हुए हैं और ये लमसम 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि आपको पूछा जाए कि विश्व की प्राचीन वलित पर्वतों के उदाहरण बताइए, तो उसमें से आपकी अरावली जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, जो लमसम 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। अब इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं। तो उनमें से सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट आबू की, जो अरावली की, उसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है उसका, माउंट आबू। जो है उस माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। माउंट आबू एक स्थान है आपका सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर माउंट आबू स्थान है। वहां पर जो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, ठीक है ना। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं आपके राजस्थान के अंदर यदि हम वर्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं अरावली का बहुत बड़ा योगदान है राजस्थान में वर्षा के लिए, क्योंकि ये एक अवरोध के रूप में काम करती है। जब हवाएं आती है तो हवाओं को ये रोकती है और उसके कारण कहीं ना कहीं ये एक बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को रोकती है। पर जो आपकी अरब सागर से जो हवाएं आती है उसमें ये बाधा के रूप में काम नहीं करती है, उसके तो ये समांतर स्थित है। जैसे यदि आपकी अरावली की पहाड़ी ऐसी है तो यहाँ से जो आपकी हवाएं आएगी, कौन सी, अरब सागर से हवाएं आएगी, वो तो उसके समांतर होती है। पर बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है ये कहीं ना कहीं आपके जब इस साइड में आती है तो ये राजस्थान में अवरोध के रूप में काम करती है और वर्षा, इससे कहीं ना कहीं वर्षा भी होती है। तो मतलब इस टाइप का मुख्यतः से उसका काम जो है राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल का विस्तार को ये अवरुद्ध करती है। और साथ में यहाँ देखोगे ये जो क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं संसाधनों की दृष्टि से भी और खनिजों की दृष्टि से भी समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। ये समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखोगे जस्ता, तांबा, संगमरमर, इस टाइप के खनिज आपको मिलेंगे। और जावर जो है, जावर की खान जो है जस्ते के लिए, ये बहुत प्राचीन खान है। ये जो है आपके राणा सांगा के समय की खान है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो खनिजों की दृष्टि से भी राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है एक समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखोगे ग्रेनाइट का भी है, संगमरमर है, साथ में ही आपका जस्ता है और तांबा है। ऐसे बहुत सारे जो जो खनिज है वो आपको कहीं ना कहीं अरावली क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब साथ में देखोगे अरावली क्षेत्र में आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर खूब सारे किले हैं। तो अरावली के ऊपर ही एक किला बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि अरावली पर स्थित जो एक किला है, जो प्रसिद्ध किला है, उसका नाम है कुंभलगढ़। ये देखिए आप, मैंने आपको इमेज दे रखा, फोटो दे रखा है, लेफ्ट साइड देखिएगा, ये अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। ये तो किला किला है ही, इसके साथ में और भी किले हैं, जैसे चित्तौड़ का किला है। तो देखिए कौन कौन से किले हैं मुख्यतः आप ध्यान रखना है। ये तो कुंभलगढ़ का किला, ठीक है, ये अरावली में है। दूसरा
चित्तौड़गढ़ का किला, ये भी आपकी अरावली में ही स्थित है। इसी प्रकार से आप तीसरा किला ध्यान रखेंगे आप तो रणथंभौर का किला, ये भी आपका कहीं ना कहीं अरावली की श्रेणियों में ही स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है आपके ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्व है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी है जो है क्षेत्र आपको महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खूब सारे जो पर्यटन स्थल भी हैं। यदि आप राजस्थान में घूमने जाओ तो उदयपुर साइड में और माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, ये आप कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी एक केंद्र है, जहाँ पर खूब सारे जो पर्यटन दृष्टि जो है विशेष रूप से घूमने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने बेसिकली अरावली के बारे में पढ़ा और देखा कि अरावली की जो है विश्व की प्राचीनतम वरित पर्वतमाला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। यहाँ ये जो